सेकंड गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा, मैं तो जात पर बात पर ही बोलूंगा। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे, इस सबको बांट रहे हैं। तो ट्रेलर आपने देख लिया, चलिए अब आपको पूरी फिल्म दिखाते हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आपे से बाहर क्यों हो गए और ऐसा क्या बोल गए कि उपसभापति हरिवंश तक हिल गए। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के दौरान बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी जगह से क्यों उठना पड़ा और कांग्रेस की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का क्या कह करके विरोध जताया गया, ये भी आपको बताएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह शुरू होती, उसके ठीक पहले ही संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी आज अपने साथ कौन सा बैग लेकर के आई। कल तो वो बैग लेकर के जो आई उस पर फिलिस्तीन का जिक्र था, फिलिस्तीन में जो हिंसा हो रही है, जो युद्ध हो रहा है उसका जिक्र था। आज बांग्लादेश से जुड़े किस मुद्दे को लेकर के प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में आवाज उठाया, ये सब आज की संसद रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। हमेशा की तरह ही विस्तार से बताएंगे। आपको करना यह है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सत्रह दिसंबर 2024 संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी सप्ताह चल रहा है, तो आज आखिरी सप्ताह का एक और दिन बीत गया। आज सुबह सुबह विपक्षी सांसद जब संसद भवन परिसर में जुटे तो ज्यादातर सांसदों ने एक बैग टांग रखा था। कांग्रेस की सांसद वायनाड से पहली बार सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी भी एक बैग लटकाई थी और इस बैग पे बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको दिखाया गया था। और इस बैग को लेकर के विपक्षी सांसदों ने एक जगह इकट्ठा होकर के संसद भवन के गेट पर इकट्ठा होकर के बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन किया। विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये तो हुई संसद भवन परिसर की बात। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले राज्यसभा की बात कर लेते हैं। आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। करीब 1 घंटा जेपी नड्डा बोले। इस 1 घंटे के दौरान उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों को घेरा और कांग्रेस की पिछली सरकारों में जिस तरीके से जो कामकाज हुआ उसको लेकर के जेपी नड्डा ने कहा कि इन सरकारों ने असल में संविधान को खतरे में डाला। देखिए जेपी नड्डा क्या बोले। मनोज जी बैठे हैं, हमारी मीसा भारती जी पहले सदस्य रही हैं यहाँ की, आजकल लोकसभा की सदस्य हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा उनका नाम मीसा क्यों पड़ा। मैं छात्र था, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पटना। आई वॉज ट्वाइस अरेस्टेड फ्रॉम द क्लास। हम पढ़ने गए थे, हमको क्लास से अरेस्ट किया गया, हमने वो भी दिन देखे। लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। आज ठीक है, साथ साथ है, समय का फेर है, ये भी ग्लोरियस जर्नी का पार्ट है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो नारा ही लगा दिया, ना जात पर ना पात पर। फिर हमारे राजीव गांधी जी, उनका क्या विचार था रिजर्वेशन पर? मैं पूरा पढ़ रहा हूं, वो तो आप बोलेंगे ना, मैं तो जात पर बात पर ही बोलूंगा। मैं आपका प्रोपोगेटर तो नहीं हूं। आरजेडी सांसद मनोज झा की जब बारी आई तो उन्होंने बताया कि पिछले चुनावों में नेहरू नहीं हारे, इंदिरा नहीं हारी, बल्कि विपक्ष हारा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर बात के लिए सत्ता पक्ष नेहरू और इंदिरा को दोष देती है, आज की बात क्यों नहीं होती है। तो एक तरीके से संविधान पर चर्चा के दौरान सांसद आरजेडी सांसद मनोज झा सरकार पर, मौजूदा सरकार पर बरसे। सुनते जाइए मनोज झा इस चर्चा के दौरान क्या बोले। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं। बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं,
हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां, मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली, आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं। मैं एक बात कहता हूं, आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, इस देश के किसी न किसी कोने में सीवर से एक आध डेथ हो चुकी होगी, सीवर में उतर करके। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद मिलके करें, वो जो सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरने वाले लोग, ये कौन है? ये हम एक हैं तो सेफ हैं में नहीं आते, ये हमारे हिस्सा नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है। हाँ, ये अव्वल बात है कि हमारी जातिगत सीढ़ी नुमा पदानुक्रम में वो नीचे आते हैं, उन पर गौर थोड़ा हम कम करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जब बारी आई तो उन्होंने व्यंग में बात करते हुए ये कहा कि पूरे देश में खुदाई का एक माहौल चल रहा है। असल में संजय सिंह देश के उन हिस्सों की बात कर रहे हैं जहां पिछले कुछ दिनों से खुदाई हो रही है, जिसमें संभल सबसे ऊपर है। संभल ही है एक, लेकिन बाकी राज्यों में कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, ऐसे कई मामले आए हैं। इसी को लेकर के आप सांसद संजय सिंह बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अगर बस चले और कर सको तो संसद भवन की भी खुदाई कर डालो, ताकि संसद भवन के नीचे से मौजूदा प्रधानमंत्री की डिग्रियां निकल जाएं। अगर आपको याद होगा तो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों को लेकर के एक लंबा विवाद चला है, उसी बात का जिक्र करके संजय सिंह बोल रहे थे। क्या कुछ बोला संजय सिंह ने, यहां सुन लीजिए। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। अब देखिए टोका टोकी करेंगे। आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर, सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले।
अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय है। पर संजय जी, जो विषय बोलेंगे ये विषय पर भ्रष्टाचार बोलिए, पे बोलेंगे। विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मानिए हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? प्लीज, आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? प्लीज हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले शब्द को। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। आगे मैं नाम पढ़ रहा हूं। राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम प्लीज बैठ जाए। बसंत विहार में बैठिए, रहते आप हैं। सब बैठिए, बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। प्लीज बैठे। छोटे लाल वर्मा, आप बैठे। छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती आरकेपुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती आरकेपुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार, अंबेडकर नगर, बस्ती आरकेपुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। आशा, अंबेडकर नगर, बस्ती आरकेपुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, ये सारे नाम लेके आया हूं। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है सर। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की प्लीज बिजली speak चोरी on the subject। करके, वही रिकॉर्ड भारत पे की जाएगी। बिजली चोरी रिकॉर्ड करके को रिकॉर्ड। बांग्लादेशियों का घर रोशन आप करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें वही ज्ञान रिकॉर्ड पे बता रहे जाएगा। हो, प्लीज। हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके आज चुनी हुई सरकारों को, प्लीज 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 बोलिए, बोलिए अपने विषय पे बोलिए। सर ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे, आप इनको रोक नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। नहीं, वो नारे लगा रहे हैं। आपने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं, आप मैं जानते अगर हैं, यहाँ आप नारा नहीं कर लगाऊंगा। सकते। प्लीज आप विषय पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से संजय ज्यादा जी, मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत आपस में से कोई ज्यादा टिप्पणी मत नहीं। उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। नारा कैसे आप केजरीवाल दुरुपयोग को कर रहे हैं। बोल रहे हैं? प्लीज केजरीवाल को कैसे बोल रहे आप हैं? सब पीछे जाए। आप प्लीज, आप पीछे जाइए। प्लीज नागर जी, प्लीज आप पीछे जाइए। आप विषय पर बोलिए। इनको चुप कराइए सर। आपने जो भी प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है और जो भी नारे इनके खिलाफ लगाए, रिकॉर्ड ये पे भी नहीं बोलिए जाएगा। कि मुख्यमंत्री पर जो टिप्पणी की प्लीज है आप वो भी बोलिए। जाएगा, आप बोलिए, वो भी हट आप जाएगा। पहले बोले, वो भी हट बोले, जाएगा। आपका समय खत्म होगा, मैं खत्म करूंगा। प्लीज। मान्यवर, तो इसी तरीके से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होती रही। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी राज्यसभा में हमारे सांसद एक एक करके संविधान पर अपनी बात रख रहे हैं, उस चर्चा में भाग ले रहे हैं। और ये देखना एक नागरिक के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे बहुत सुखद होता है कि देर रात तक हमारे आपके सांसद मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद कोई बिल पास होता है या कोई प्रस्ताव पास होता है। तो राज्यसभा के बाद अब चलिए आपको लोकसभा लेकर के चलते हैं। लोकसभा में भी रोज की तरह ही कार्यवाही सुबह 11 बजे ही शुरू हुई। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला अपनी जगह पे आए, अपने आसन पे आए,
रोज की तरह सांसदों ने अपने अपने तरीके से उनका स्वागत किया और सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हो गया। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक सवाल किया। सवाल ये पूछा गया कि पिछले कुछ समय में देश में किसानों की आय कितनी बढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था चुनाव में। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री क्या बोले, सुनते जाइए। कामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 301 जी, क्वेश्चन नंबर 301। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछा था, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि किसान की मासिक आय क्या है इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो किसान की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, सरकार ये जवाब दे दे। और अगर नहीं हुई तो कब तक इसको पूरा करने का काम करेंगे, किसान की आय दूनी कब होगी? या दूसरा मानी बाद में पूछ लेंगे, सप्लीमेंट्री में ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे। और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई है, तो हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ों के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़, और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन है कृषि का। कृषि उपकरणों को
सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता, अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल, दलहन की फसल जब उधर की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी थी हमने। 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं अनेकों उपाय, अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। ये सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है। आप प्रश्न पूछिए। लेकिन जमीन पर हालात भाषण से अलग है। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। ये प्रश्नकाल है, माननीय सदस्य, डिबेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, डीएपी लगातार आ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631, हरियाणा में 22,841। पूरे आंकड़े हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। प्रश्नकाल खत्म हुआ 12 बजे। 12 बजे वैसे तो शून्यकाल शुरू होता है, लेकिन आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बहुप्रतीक्षित, काफी लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में जब ये बिल पेश हुआ उसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और पीठ के बीच, आसन के बीच, मतलब ओम बिरला के बीच क्या कहा सुनी हुई, ये देख लीजिए। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19 संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024, दोनों को इंट्रोड्यूस के लिए एक साथ लेते हैं। दोनों बिल एक ही है। एक मिनट, सबको बुलाएं। एक सेकंड। मैं कई माननीय सदस्यों के इस विषय पर नोटिस प्राप्त हुए हैं। पूर्व में भी ये परंपरा रही है और वक्फ संशोधन विधेयक के समय भी, और 1979 के टाइम भी, 1981 के टाइम भी, 1986 के टाइम भी, अलग अलग संविधान संशोधन भी और अन्य विधेयक के समय भी दलों के प्रमुख नेताओं को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए परंपरा पूर्व में रही है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो दल के नेता हैं वो अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। जब बिल विधेयक आएगा उस समय आप डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।
Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991. इस कहा सुनी के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को ये कहा कि जितनी पार्टियां हैं लोकसभा में उनके नेताओं को संक्षेप में इस बिल पर अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये चर्चा नहीं है, चर्चा बाद में शुरू होगी। अभी मुद्दा ये है कि क्या इस बिल को स्वीकृत किया जाए और स्वीकृति जो है वहीं पे सभी नेताओं को छोटे छोटे वाक्यों में, कुछ वाक्यों में अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, उनको ये मौका मिला कि वो अपनी बात रखें। वो जब ये बात रख रहे थे उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और अमित शाह जब बोल रहे थे तो अचानक से संसद टीवी का कैमरा प्रियंका गांधी पर चला जाता है, जहां प्रियंका गांधी चश्मे के अंदर से अमित शाह को बोलते हुए देख रही हैं। कुल मिलाकर के ऐसा लगा कि वो घूर रही हैं। देखिए क्या हुआ। एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। ये जो वाक्य आपने देखा, इसके बाद गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी और उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया। गौरव गोगोई से पहले मनीष तिवारी, कांग्रेस के दूसरे सांसद, उनको मौका मिला था और उन्होंने ही चर्चा की शुरुआत की थी, इस संक्षिप्त चर्चा की शुरुआत की थी और उन्होंने भी प्रमुखता से इस बिल का विरोध किया था। गौरव गोगोई के बाद दूसरे सांसदों को मौका मिला और मौका मिलने के बाद अब इस पे वोटिंग होने की बारी आई। अब बारी ये आई कि इस बिल को स्वीकृत किया जाए या नहीं स्वीकृत किया जाए, इसके लिए वोटिंग होगी और अध्यक्ष ने कहा कि वोटिंग से पहले सभी सांसद जो है वो अपनी अपनी जगहों पे चले जाएं। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने वोटिंग की प्रक्रिया समझाई। पहली बार लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई है। अभी तक पर्ची से वोटिंग होती थी, जैसे मतपत्र पर बाहर वोटिंग होती थी उसी तरीके से पर्ची पर वोटिंग होती थी, लेकिन आज पहली दफा लोकसभा के इतिहास में, संसद के इतिहास में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई। इसलिए पहली दफा जब ये हो रहा था तो बार बार समझाया गया, बार बार सांसदों की तरफ से कुछ सवाल भी पूछे गए और तगड़ा वाला कंफ्यूजन भी यहां रहा। इसलिए हम आपको ये पूरा वाक्य दिखाना चाहते हैं। महासचिव जी ने आपको डिटेल चर्चा करके बताया, विषय बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव,
प्लीज क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सदस्य प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। जी। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है, ठीक को बांट रहे हैं, जो डिमांड करे उसी को पर्ची देना। हाँ उसी को दे रहे हैं। ये सबको बांट रहे हैं। नहीं, उसको नहीं। जिन मान्य सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि बिल के विरोध में ही होना है। आप लोग अपनी अपनी बात रखिए संक्षिप्त तरीके से, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा। ये भी सुन लीजिए। सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने पुरजोर तरीके से कांग्रेस का जो मत है इस बिल के बारे में वो जाहिर किया और इस बिल का विरोध किया। आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते। हाँ, समर्थन के लिए मैं सर ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहां पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं।
356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा। गौरव गोगोई के बोलने के बाद एक बार गृह मंत्री अमित शाह फिर से खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि सांसद जो है बहुत विस्तार में जा रहे हैं, जबकि इस पर चर्चा जेपीसी में होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। तो केंद्रीय कानून मंत्री उठें और इस पर स्थिति साफ करें। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में होगी और के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री उठे और उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार इस बिल को जेपीसी में भेजेगी ताकि इस पर अच्छे से चर्चा हो सके। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर 2 बजे के आसपास वोटिंग हुई और उसको जेपीसी में भेज दिया गया। जो 2 बजे लोकसभा की सभा जो है, लोकसभा की कार्यवाही जो है 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो अनुपूरक मांगों पर जो चर्चा कल शुरू हुई थी उसका जवाब आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से दिया। अंग्रेजी में पूरा भाषण है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगर आप सुनना चाहते हैं। तो अपने जवाब में निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से सरकार ने बेरोजगारी पे काम किया है, किस तरीके से महंगाई पे काम किया, एक तरीके से सरकार का पक्ष उन्होंने रखा। निर्मला सीतारमण के इस बयान के बाद लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 पर चर्चा शुरू हुई और ये चर्चा चली करीब
6 बजे तक। 6 बजे लोकसभा की कार्यवाही जो है अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई। आपको पता ही है कि राज्यसभा में 2 दिनों से मतलब कल और आज संविधान पर चर्चा हुई। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से, के भाषण से, लंबे भाषण से उस चर्चा की शुरुआत हुई थी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ राज्यसभा में ये चर्चा पूरी हुई और राज्यसभा की कार्यवाही भी अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये तो बात हुई लोकसभा और राज्यसभा के अंदर की, लेकिन चूंकि अब संसद रिपोर्ट इस पूरे सत्र में फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि संसद के अंदर जितनी गहमा गहमी होती है, संसद भवन परिसर के बाहर जब सांसद निकलते हैं तो टीवी कैमरों के सामने वैसे ही बयान दिए जाते हैं। तो आज कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी को टीवी के कैमरों ने घेर लिया और उनसे वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो पेश हुआ है उसको लेकर के सवाल पूछा। उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने इस बिल को गैर संवैधानिक बता दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी में ये छोटी सी बाइट है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. सत्ता पक्ष के सांसदों से जब मीडिया के कैमरों ने पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश तो हुआ, लेकिन उसको जेपीसी में क्यों भेज दिया गया और विपक्षी पार्टी और खासतौर पे कांग्रेस इसको गैर संवैधानिक बता रही है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुन लीजिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप देख लो इस साल कहां कहां चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, उसके पहले चुनाव हुआ, हरियाणा में हुआ, अब दिल्ली में होगा, दिल्ली में चुनाव होगा, उसके 5-6 महीने बाद बिहार में चुनाव होगा। तो देश में क्या हमेशा चुनाव ही होता रहे? और जब भी चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, और अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक ही जगह नहीं लगता है ना, वो भले एक प्रदेश का हो लेकिन चर्चा दिल्ली देश भर में होती है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे, और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा, और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए, अच्छा काम करिए, जीत के आइए, अच्छा नहीं करिए हार जाइए, तो देश में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो आज की संसद रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर भेंट होगी। संसद में जो भी कुछ होगा, जितना भी कुछ होगा, उसको आपके लिए विस्तार से लेकर के इस शो में हम आएंगे। कल फिर भेंट होगी, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आखिर तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब आपका काम ये है कि कमेंट करके हमें हमारे शो के बारे में बताइए, आज की संसद की कार्यवाही के बारे में बताइए, और जितना कुछ जैसा भी हमने आपको बताया उसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस रिपोर्ट को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो राय भी, वो सलाह भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि आप जो कहते हैं उससे लोकमत में हम जो करते हैं उसके लिए एक दिशा निर्देश तैयार होता है। इसी तरीके से लोकमत हिंदी के साथ बने रहिए, संसद रिपोर्ट के साथ भी, ऑफ कैमरा के साथ भी, और लोकमत हिंदी के दूसरे शोज और वीडियो के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया।